सोचिए, एक सरकार का गिरना, क्या वो सिर्फ एक सरकार का गिरना होता है? नहीं। शेख हसीना का पतन असल में एक डोमिनो के गिरने जैसा था, जिसने पूरे दक्षिण एशिया में एक खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया है। आज हम यही समझेंगे कि बांग्लादेश का यह संकट भारत के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक झटका क्यों बन गया है। और बस उस एक पल के बाद ढाका में केओस फैल गया। कुछ ही घंटों के अंदर भीड़ प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, मूर्तियां तोड़ दी गईं और कानून व्यवस्था मानो पूरी तरह से खत्म हो गई। ये सिर्फ एक सरकार का बदलना नहीं था, नहीं, ये एक पूरे देश के संकट की शुरुआत थी। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? मतलब ये पहला डोमिनो गिरा कैसे? एक छात्र आंदोलन ने सिर्फ कुछ ही हफ्तों में एक इतनी मजबूत मानी जाने वाली सरकार को गिरा दिया और देश को एक अनिश्चित भविष्य की ओर ढकेल दिया। चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू हुई नौकरी के कोटे पर छात्रों के गुस्से से, लेकिन बेरोजगारी और आर्थिक हताशा ने इस आग में घी का काम किया। जुलाई में हिंसक झड़पें हुईं, 200 से ज्यादा जानें गईं और अगस्त आते आते प्रदर्शनकारियों की सिर्फ एक ही मांग थी, हसीना का इस्तीफा। और जब सेना ने कहा कि वो अपने ही लोगों पर गोली नहीं चलाएगी, बस वहीं पर खेल खत्म हो गया था। अब देखिए, जब कोई सरकार जाती है तो एक पावर वैक्यूम तो बनता ही है। बांग्लादेश में इस खालीपन को भरने के लिए एक नई अंतरिम सरकार आई, लेकिन उसके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा था। कहने को तो ये एक नए युग की शुरुआत थी, पर इसमें उम्मीदों से ज्यादा गहरे खतरे छिपे थे। तो कमान संभाली नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? पर असली पावर वो तो उन स्टूडेंट लीडर्स के हाथ में थी जो सीधे कैबिनेट में आ गए थे। एक के बाद एक संस्थानों में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए और इसे नाम दिया गया बांग्लादेश की दूसरी मुक्ति। पर असल में यहां ना दो कहानियां एक साथ चल रही थीं। एक कहानी जो सुनाई जा रही थी, दूसरी मुक्ति वाली, लोकतंत्र वाली, युवाओं वाली, और दूसरी थी वो कठोर हकीकत जिसमें था गहराता आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और कमजोर होती कानून व्यवस्था। और इस आर्थिक दर्द का सबसे बड़ा सबूत ये आंकड़ा, 10% से ज्यादा की महंगाई। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये देश के आम लोगों पर पड़ने वाले उस जबरदस्त दबाव को दिखाता है जिसने इस पूरे संकट को और भी गहरा कर दिया है। देखिए, ये तो एक सीधा सा नियम है। जब किसी देश में अंदर से पावर वैक्यूम बनता है ना, तो बाहरी ताकतें फौरन अपनी जगह बनाने आ जाती हैं। और बांग्लादेश में ठीक यही हो रहा है। और इसने इस पूरे क्षेत्र के समीकरणों को पूरी तरह से बदलना शुरू कर दिया है। और समीकरण बदल कैसे रहे हैं वो देखिए। अमेरिका नई सरकार के साथ खड़ा है। पाकिस्तान, जो दशकों से दूर था, वो भी अब रिश्ते मजबूत कर रहा है। लेकिन इस सब में सबसे बड़ा झटका वो भारत को लगा है, जो अब प्रत्यर्पण की मांगों और बढ़ती भारत विरोधी भावना की वजह से अलग थलग पड़ गया है। तो इसका सीधा मतलब क्या है? मतलब ये कि बांग्लादेश अब भारत का वो नेचुरल एलाई नहीं रहा। वो अब एक मल्टी पावर बैलेंसिंग गेम खेल रहा है। और इससे एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है, पाक, चीन, बांग्लादेश का एक स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। और जब राजनीति में इतनी उथल-पुथल होती है ना, तो इसका एक बहुत ही दुखद नतीजा भी निकलता है। देश के अंदर बढ़ती हिंसा, लॉ एंड ऑर्डर कमजोर पड़ गया है और हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ रहा है। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर कि बांग्लादेश की इस अस्थिरता का भारत पर आखिर असर क्या पड़ रहा है। और यकीन मानिए, ये असर सिर्फ हमारी सीमा तक ही नहीं है, ये भारत की पूरी पूर्वी रणनीति पर एक बहुत बड़े झटके जैसा है। और इस असर को समझने के लिए ना, पहले इस जगह को समझना बहुत जरूरी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, आपने चिकन नेक का नाम तो सुना ही होगा। सोचिए, ये वो पतली सी जमीन की पट्टी है जो हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट को बाकी देश से जोड़ती है, हमारी लाइफलाइन। अब जरा सोचिए, अगर इसके ठीक बगल में इतनी बड़ी अस्थिरता हो तो ये भारत के लिए किसी बुरे सपने से कम है क्या? तो सीधे सीधे खतरों की बात करते हैं। पहला, विद्रोही समूहों को फिर से वहां पनाह मिल सकती है। दूसरा, सीमा पार से कट्टरपंथ फैल सकता है। और सबसे गंभीर बात, हसीना सरकार के साथ जो हमारा इंटेलिजेंस शेयरिंग था, वो अब खत्म हो चुका है। हम एक तरह से अंधे हो गए हैं उस बॉर्डर पर। अच्छा, ये तो हुई सुरक्षा की बात। अब जरा आर्थिक झटकों को देखिए, वो भी कुछ कम नहीं है। बांग्लादेश हमारे टॉप एक्सपोर्ट मार्केट्स में से एक था। हमारी टेक्सटाइल सप्लाई चेन, जो दोनों देशों के लिए इतनी जरूरी थी, वो टूट चुकी है।
नॉर्थ ईस्ट तक सामान पहुंचाने का खर्चा 3 गुना 3 टाइम्स बढ़ गया है। और तो और बांग्लादेश से जो मेडिकल टूरिज्म होता था वो भी अब ठप है। मतलब हर तरफ से आर्थिक चोट पड़ रही है। तो जब आप इन सारे डोमिनोज को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये संकट सिर्फ बांग्लादेश का अंदरूनी मामला नहीं है। नहीं, ये भारत के लिए एक बिल्कुल नया और बेहद अस्थिर मोर्चा खोल रहा है। और यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। जो देश कल तक भारत के लिए एक बफर स्टेट था, एक सुरक्षा कवच था, वो आज खुद हमारी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया है। ये एक परमानेंट और बहुत ही खतरनाक बदलाव है। तो आखिर में कुछ बड़े सवाल छोड़ जाते हैं। पहला, क्या बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सच में लोकतंत्र की तरफ एक कदम है, या फिर ये एक नियंत्रित अराजकता है जहां ऊपर ऊपर सब बदला हुआ लगता है पर असल में पावर कुछ ही लोगों के हाथ में है? और दूसरा और शायद सबसे बड़ा सवाल भारत के लिए, वेस्ट और नॉर्थ में तो चुनौतियां हैं ही, क्या अब हम ईस्ट में भी अपनी तीसरी सीमा पर इतनी बड़ी अस्थिरता का बोझ उठा सकते हैं? सोचिएगा जरूर।